हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज हम रीकैप करने वाले हैं इट वेलकम टू डेयरी के सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत होती है एक थिएटर से, जहां लोग द म्यूजिक मैन मूवी देख रहे होते हैं। बीच में एक छोटा लड़का जिसका नाम मैटी क्लेमेंस है, वो भी छुपकर थिएटर में घुस आया है, वो भी बिना टिकट के। पर ऊशर उसे पकड़ लेता है, पर मैटी वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है और थिएटर की फॉयर में मैटी छुप जाता है। और यही हमारी मुलाकात होती है रैनी और हंक ग्रॉगन से। दोनों हार्ड वर्किंग और काइंड लोग हैं। रॉनी मैटी को कवर कर लेती है ताकि वो बचकर यहाँ से निकल पाए। और जैसे ही ओशर वहाँ से निकलता है तो मैटी भी थिएटर से बाहर निकल ये डिसाइड कर लेता है कि वो डेयरी को छोड़ यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। और रास्ते में जाते हुए उसे एक फैमिली लिफ्ट देती है, जो उस पर तरस खाकर उसकी हालत देख अपने साथ डेयरी से बाहर ले जाने के लिए अग्री कर जाते हैं। और बैठने के बाद सब कुछ पहले नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू होती है और साथ ही डिस्टर्बिंग भी, क्योंकि जितना वो डेयरी से दूर जाने की कोशिश करता है, गाड़ी फिर वही रोड पर आ जाती है, वो भी डेयरी के बीचों बीच। तभी फैमिली आउट यानी कि OUT चैंट करना शुरू करती है और मैटी उन सारी चीजों से घबराकर कार रोकने की कोशिश करता है। तो तभी ही फ्रंट सीट पर बैठी प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पर उसका हाथ लग जाता है और वो औरत एक ग्रोस्टैक म्यूटेंट बेबी को जन्म देती है। और वो म्यूटेंट बेबी हवा में उड़ने लगता है और मैटी पर अटैक कर देता है। उसका कैंडी डमी हवा में उछलकर सीधा गटर में गिरता है, वो भी डेयरी के अंडरवर्ल्ड में। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 4 महीने बाद। डेयरी अब भी एक क्वाइट टाउन लगता है, पर यहाँ के लोग जानते हैं कि कुछ तो अजीब है। 2 सोल्जर्स पॉली और मेजर लेरॉय कोरिया से लौटकर डेयरी के एयर बेस पर आते हैं। यहाँ रशिया और न्यूक्लियर वॉर का टेंशन चल रहा है और डेयरी के बेस को टिप ऑफ स्पेयर बोला जाता है। मेजर हेलॉन एक ब्रेव पायलट है और एक रात वो पॉली के साथ कुछ मास्ड इंट्रूडर को रोकता है, जो प्लेन की स्पेक्स चुरा रहे होते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि मैटी के मरने के बाद भी उसकी याद कुछ बच्चों के दिमाग में बसी हुई है, जैसे टेडी और उसका दोस्त फिल। साथ ही टेडी एक क्वाइट और शाय लड़का है, जबकि फिल थोड़ा लाउड और एलियन ऑब्सेस्ड है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मैटी स्कूल में एक लड़की को पसंद किया करता था, जिसका नाम लिली है। उसे लोनी लिली वो कहा करता था, क्योंकि लोग उसे पागल समझते हैं। उसके फादर की डेथ एक पिकल फैक्ट्री के एक्सीडेंट में हो गई थी और लोग उस वजह से कहते हैं कि उसके फादर के बॉडी पार्ट्स पिकल जार में मिले थे, जो कि क्रीपी है, राइट। और ऐसे ही एक रात टेडी और फिल को लिली ये बताती है कि उसने पाइप्स के अंदर मैटी की आवाज सुनी है। पहले दोनों मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में टेडी को अपने घर में एक टेरिफाइंग विजन होता है। जी हाँ, लैम्प का शेड एक ह्यूमन स्किन में बदल जाता है। अब टेडी श्योर हो जाता है कि कुछ तो गलत है। तीनों मिलकर लाइब्रेरी जाते हैं और मैटी के बारे में रिसर्च करते हैं, जिस कारण न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स उन्हें रॉनी तक ले जाती है, जिन्होंने भी कुछ अजीब सुना है, एक हॉन्टिंग मेलोडी, वो भी द म्यूजिक मैन की। साथ ही रॉनी उन लोगों को ये भी बताती है कि मैटी के कारण उसे और उसके फादर को कितनी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि लोग उन्हें ही ब्लेम कर रहे थे। पर जैसे तैसे वो उन लोगों की उस म्यूजिक वाली बात सुन उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद रॉनी थिएटर के प्रोजेक्टर रूम में जाके वो फिल्म प्ले करती है। जब रील चलता है तो मैटी स्क्रीन पर नजर आता है, वो भी हाथ में एक बेबी को पकड़े हुए। और देखते ही देखते वो म्यूटेंट बेबी थिएटर के अंदर आ जाता है, मानो जैसे वो उन लोगों का ही वेट कर रहा हो। रॉनी, जो कि थिएटर में नहीं बल्कि प्रोजेक्टर रूम में मौजूद थी, वो उन सारी चीजों से बच जाती है। पर लिली जो देख पाती है कि वो म्यूटेंट बेबी उसके सभी दोस्तों पर अटैक कर चुका है और लिली जैसे तैसे रॉनी के साथ वहाँ से बच निकलते हैं। और थिएटर से बाहर आते ही हम देख पाते हैं कि लिली इन सारी चीजों से
काफी ट्रॉमेटाइज हो गई है और उस कारण वो जोर से चिल्ला देती है। एपिसोड की शुरुआत होती है लिली के हॉरिफाइंग नाइटमेयर से, यानी कि वो थिएटर में हुए उस मैसेकर के बारे में सोच रही है जो सिर्फ उसका नाइटमेयर नहीं बल्कि वो सारी चीजें असल में हुई थी। और ये ब्लेम डायरेक्टली जा रहा है रॉनी के डैड हैंक पर, जो थिएटर के प्रोजेक्शनिस्ट हैं। पुलिस हैंक के घर के बाहर बैठे स्पेकुलेट कर रही है। बहुत खून था पर डेड बॉडीज नहीं मिली। साथ ही हैंक के पास एलिबाई है कि वो उस रात अपने बेड में था, पर डेरी पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए हैंक एक परफेक्ट स्केपगोट बन गया है। हैंक की माँ अपनी बेटी के लिए लड़ रही है और साथ ही रॉनी को कहती है कि उसे स्कूल जाना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर वो अपनी लाइफ बनाए और जल्द से जल्द वो सभी मिल डेरी को छोड़ दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि डेरी ऐसे ही किसी को आसानी से नहीं छोड़ता। दूसरी साइड पर एंट्री होती है मेजर लेरॉय हेनलो की फैमिली की, जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ शार्लेट है और उसका बेटा विल। ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं, पर नेबर्स का रिएक्शन टिपिकल डेरी स्टाइल है, वही कोल्ड ग्लैंस और रेसिज्म वाला। साथ ही हम देख पाते हैं कि शार्लेट ने अपने बेटे के लिए टेलीस्कोप लाया है, जिसे देखकर विल काफी खुश हो जाता है। और वही दूसरी तरफ लेरॉय को अभी भी बेस पर हुए अटैक खाए जा रहे हैं, पर वही कॉलोनेल फुलर ने उसे ये कहा है कि जस्टिस जरूर मिलेगा। लेकिन लेरॉय को लगता है कुछ और चल रहा है, यानी कि कुछ हिडन है। मीनवाइल डेरी के लोगों की एक और अगली साइड दिखाई देती है, वो भी शार्लेट के जरिए, जो देख पाती है कि 3 पुलिस एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं और सभी लोग चुपचाप देख रहे हैं। जो देख शार्लेट उस बच्चे की मदद करने पहुंचती तो है, लेकिन सभी लोग उसे ऐसे देखते हैं मानो उसी ने कुछ किया हो, जिस कारण डिनर टेबल पर वो इन सारी बातों को डिस्कस करती है कि डेरी के लोगों ने वायलेंस को आम मान लिया है। पर लेरॉय उसे कहता है कि उन्हें इन सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, जो शायद कहीं न कहीं हिंट करता है कि श्रेवपोर्ट में उन लोगों के साथ कुछ हुआ था जिससे वो लोग भागना चाहते हैं। और अब आता है एपिसोड का सबसे हॉरिफाइंग सीक्वेंस, रॉनी का नाइटमेयर। रात को उसका बेड ब्लड रेड वूम में बदल जाता है, वो गिरती जा रही है, ड्राउन हो रही है और एक फेमिलियर वॉइस उसे बोलती है उसकी डेड मदर की कि यू केम आउट ऑफ मी एंड रिप्ड मी राइट ओपन। रॉनी शॉक है, उसकी माँ का फेस ग्रस्टैक होता जा रहा है, यानी कि अगली, और वो उसे अक्यूज करती है यूल ब्रेक योर डैड द सेम वे यू ब्रोक मी। फिर रॉनी रियलाइज करती है कि वो उस नाइटमेयर क्रिएचर से एक अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जुड़ी हुई है, और जब भागने की वो कोशिश करती है उसकी मॉम का वो स्टमक एक जायंट माउथ बन जाता है फुल ऑफ रेजर शार्प टेथ, और देखते ही देखते वो रॉनी को खुद की तरफ खींचना शुरू करता है। फाइनली रॉनी अपने ही कॉर्ड को काट देती है और जैसे ही डेड रूम में आते हैं मॉन्स्टर वैनिश हो जाता है। और ये सीक्वेंस इट के सिग्नेचर टेरर को दिखाता है, ट्रॉमा, गिल्ट और बर्थ इमेजिनरी, यानी कि ऑल मिक्स इन वन। मीनवाइल डेरी पुलिस के चीफ यानी कि चीफ बॉवर अपने बार में ड्रंक बैठे हुए हैं और लोकल्स उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि हैंक को अरेस्ट करो। साथ ही उसी बार में डिक हैलोरेन अपने ब्लैक एयरमेट्स फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन रेशियल टेंशन इतना हाई है कि चीफ और बारटेंडर के एक ग्लैंस से उन्हें बार से निकाल दिया जाता है। वापस बेस पे डिक और उसके दोस्तों को स्पेशल क्लियरेंस मिलता है। इसका मतलब है डिक कुछ बड़ा कर रहा है, एक सीक्रेट मिशन। वो मिशन है ऑपरेशन प्रिसेप्ट। डिक मल्टीपल साइट्स पे डिक कर रहा है कुछ इम्पोर्टेंट चीज ढूंढने के लिए। कॉलोनेल फुलर फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें रिजल्ट चाहिए, पर डिक कहता है वी आर क्लोज। वही स्कूल में दूसरी तरफ रॉनी को मॉन्स्टर जैसी नजरों से देखा जा रहा है। लिली की सो कॉल्ड फ्रेंड मार्च कूल ग्रुप में घुसने के चक्कर में रॉनी को इंसल्ट कर देती है। हम ये भी देख पाते हैं कि रॉनी लिली को कन्विंस कर रही है कि वो सभी लोगों को मॉन्स्टर का सच बताए, पर लिली डरती है। उसे पता है अगर वो ऐसा करती है तो उसे दोबारा जुनिपर हिल असाइलम में भेज दिया जाएगा। रॉनी उसे गुस्सा हो जाती है और प्रिंसिपल के सामने आउटबर्स्ट होने के बाद डिटेंशन मिल जाता है। उसी वक्त विल हेनलॉन भी एक प्रैंक के चक्कर में फंस जाता है क्योंकि उस पर स्टिंग बॉम्ब का ब्लेम लग चुका है और वो टीचर से टकरा जाता है, जिस कारण उसे डिटेंशन मिली है और वो रॉनी से मिलता है। और अब चलते हैं पुलिस स्टेशन। चीफ बॉवर के पास आई है लिली। ऑफिस में वॉल्स पे मिसिंग चिल्ड्रन के पोस्टर लगे हैं जो कि बहुत सारे हैं। चीफ बॉवर इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अगर लिली सच नहीं बताएगी तो उसे दोबारा जुनिपर हिल भेज दिया जाएगा। डर के मारे लिली अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है, बोलती है आई एम नॉट श्योर इफ हैंक वाज देयर। बस यही एक लाइन हैंक की जिंदगी बर्बाद कर देती है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती
होती है। रॉनी फ्यूरियस है, जिस कारण वो लिली के घर पहुंच उसे कन्फ्रंट करती है, चिल्लाती है, लेकिन लिली की माँ डोर बंद कर देती है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि एयरबेस पे लेरॉय फाइनली मास्टर को कन्फ्रंट करता है, प्रूफ कर देता है कि अटैक उसने नहीं किया था। फिर वो जनरल शॉ से मिलता है और उसे एक शॉक मिलता है, क्योंकि जनरल शॉ खुद कन्फेस करते हैं कि अटैक उन्होंने करवाया था। शॉ कहता है वो एक ऐसे आदमी की तलाश में थे जिसे डर नहीं लगता, और लेरॉय उस टेस्ट में पास हो गया है। अब वो उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए चाहते हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि ऑपरेशन रिसेप्ट है, जो कोल्ड वॉर खत्म कर सकता है, वो भी बिना किसी मिसाइल से। मीनवाइल लिली के लिए थिंग्स गेट वर्स। ग्रोसरी स्टोर में उसके अराउंड सब लोग अजीब बिहेव करते हैं। वॉइस विस्पर कर रही है, शेल्फ्स हिल रहे हैं, और सडनली सीरियल बॉक्स पे उसके डेड फ्रेंड्स के चेहरे दिखने लगते हैं। साथ ही पिकल आइल एक मेज में बदल जाता है, जार्स टूट रहे हैं और उनमें से उसके फादर का सर निकलता है। हर जार के अंदर डिसमेंबर्ड बॉडी पार्ट्स। एक हॉरिफाइंग पिकल ऑक्टोपस उसके तरफ क्रॉल करता है, बोलता है जस्ट वन किस फॉर पापा, और बस जब वो स्क्रीम करती है तो वो सारे विजन वैनिश हो जाते हैं, और वो देखती है कि सिर्फ एक जार फ्लोर पर पड़ा है, लेकिन डेरी के लिए ये सिर्फ नॉर्मल नहीं है। बैक एट द डिगिंग साइट, शॉ और डिक फाइनली कुछ निकालते हैं, वो भी जमीन से। उन्हें मिली है एक पुरानी कार फुल ऑफ बुलेट होल्स और अंदर स्केलेटन्स। शॉ एक्सप्लेन करता है कि उनका गोल है एक ऐसी एंटिटी ढूंढना जो फियर जनरेट करे। इट्स क्लियर दे आर सर्चिंग फॉर इट। ऑपरेशन परसेप्ट अब ऑफिशियली कनेक्टेड हो गया है पेनीवाइज के ओरिजिन से, और लगता है गवर्नमेंट उसे कोल्ड वॉर वेपन बनाना चाहती है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि लिली को मेंटल असाइलम उसकी माँ खुद छोड़ने जाती है। Do I dare find a kid door in a show like it? Welcome to Dairy. I mean, come on, after 2 episodes full of death trauma और creepy sewer, how can anybody be cute here? But क्या करें, Dairy के बच्चे different है. They are witty, smart, थोड़े wacky and honestly kinda lovable. लेकिन याद रखना, ये Dairy है, यानी कि Cursed Town. यहाँ heartbreaks avoid करना almost impossible है. Dairy वो जगह है जहाँ white settler की greed, apathy और racism ने पूरे शहर को कर दिया है, और जब तक ये सब चलता रहेगा पेनीवाइज को कहीं और घर ढूंढने की जरूरत नहीं। एपिसोड 3 टेक्स अस डीपर इनटू द रॉड। अब हम दो साइड को समझने लगते हैं। एक साइड जो पेनीवाइज को टेम करके उसकी पावर को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, और दूसरी जो उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए कंटेन रखना चाहता है। बीच में हमारी इनोसेंट किड जो शायद डेरी की लास्ट होप है। सो अब चलते हैं 1908 के डेरी में। एक वाइड आइड बच्चा जिसका नाम फ्रांसिस है, नया आया है वो टाउन में। क्रीपी सा एनवायरनमेंट और एक फ्रीक शो जहाँ एक क्लाउन उसे स्टेयर करता है। वो क्लाउन और उस ग्रीटर दोनों फ्रांसिस पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि पेनीवाइज ने उसके अंदर का फियर स्मेल कर लिया है। फ्रांसिस टेंट के अंदर जाता है और सब कुछ वियर्ड लगता है, लेकिन सबसे हॉरिफाइंग था एक वन आइड ओल्ड मैन, स्लेडर, टॉल और टेरिफाइंग, जो देखकर फ्रांसिस काफी डर गया है, लेकिन वो उस लोकेशन से बच निकलता है। उसके फादर ने सिर्फ उसे बोला टफन अप बॉय, क्लासिक 1900s डेड एनर्जी। और एक छोटी सी लाई तब आई जब उसके फादर ने उसे फेयर में जीते हुए स्लिंग शॉट दिए, और जब वो लोग घर लौट ही रहे होते हैं तो फ्रांसिस की मुलाकात होती है एक नेटिव अमेरिकन लड़की जिससे वो मिलता है, और पहली ही मुलाकात में एक इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है, यानी कि उसे डेयरी में एक फ्रेंड मिल गया है। पर डेयरी में फ्रेंडशिप भी सेफ नहीं होती। एक दिन वुड्स में खेलते हुए फ्रांसिस और वो लड़की जिसका नाम रोज है एक अलग एरिया में चली जाते हैं, वही वुड्स जहाँ पेनीवाइज सो रहा था। फ्रांसिस फिर से उसी वन आइड मॉन्स्टर को देखता है। एक्चुअली पेनीवाइज ने अपना रूप बदला था, और तब रोज ने हिम्मत दिखाई और उसने वही स्लिंग शॉट को यूज किया जो फ्रांसिस ने उसे पैसों के बदले दिया था, और पेनीवाइज को उसने फ्रांसिस से दूर कर दिया। मॉन्स्टर को रोक तो दिया उन्होंने एट लीस्ट फॉर द मोमेंट, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागकर सीधा जंगल से बाहर आ जाते हैं। Years later, 1960s डेरी, फ्रांसिस वापस आता है, लेकिन अब वो एक जनरल शॉ बन चुका है, एक ग्रीडी एरोगेंट अमेरिकन मिलिट्री जनरल जिसे लगता है वो गॉड के बराबर है। और हाँ, वही स्लिंग शॉट अब एक रेलिक बन गया है जो कि पेनीवाइज से जुड़ने का एक सिंबल है। शॉ डेरी की एयरबेस का और साथ ही साथ एक सीक्रेट डिग साइट का इंचार्ज
चर्च है, वही जगह सेक्रेड नेटिव लैंड जहाँ पेनीवाइज का कभी अटैक हुआ था। और गेस करो, ये डिक साइट उन्हीं वुड्स के पास है जहाँ फ्रांसिस और रोज मिला करते थे। साथ ही रोज भी अब बड़ी हो चुकी है और अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके मिलिट्री को अपोज कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं था शॉ वही बच्चा है जिसे उसने कभी बचाया था और अब वो डेरी लौट आया है उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। फिर शॉ का सबऑर्डिनेट एक पुरानी कार डिस्कवर करता है रिडल विद बुलेट होल और डिक हेलरॉन, हाँ वही शाइनिंग वाला, अपनी साइकिक पावर से फील करता है कि ये कार डायरेक्टली कनेक्टेड है पेनीवाइज से। ये है 1935 का ब्रेडले गैंग मैसेकर, रियल लाइफ ब्रेडी गैंग जैसी एक ब्रूटल शूट आउट जहाँ लोगों ने खुद जस्टिस लिया और पेनीवाइज भी वहाँ मौजूद था, फीडिंग ऑन कियोस। तब से ये कार एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन गई है। शॉ रोज की शॉप पर जाकर प्रिटेंड करता है कि वो कुछ याद नहीं रखता। काफी चार्म दिखाकर उसे कहता है मैं यहाँ वाटर लाइंस लगवा रहा हूँ, हेल्प करने आया हूँ। रोज उस पर बिलीव करने लगती है पर अंदर से वो श्योर नहीं है ये आदमी झूठ बोल रहा है। रोज का नेफ्यू ऑलरेडी डिक साइट को ऑब्जर्व कर रहा था और जब वो देखता है मिलिट्री एक पुरानी कार निकाल रही है, उसे समझ आ जाता है कि ये लोग कुछ बहुत डेंजरस चीज ढूंढ रहे हैं। अब फोकस शिफ्ट होता है डिक हेलरॉन पर, एक ब्लैक एयरमैन जिसे लोग इग्नोर करते हैं। उसका शाइन टैलेंट मिलिट्री एक्सप्लॉइट कर रही है। जनरल शॉ उसे एक मिशन पर भेजता है, प्लेन लेकर मॉन्स्टर के माउथ के पास जाना और साइकिक कनेक्शन बनाना। प्लेन में उसके साथ होते हैं मेजर हेलरॉन और रूशो। शॉन ने एक बॉक्स भेजा है, उसमें वही स्लिंग शॉट रखा है जो वंस पेनीवाइज से लड़ा था। हेलरॉन उसे कनेक्ट करता है और सडनली वो अपने माइंड में पेनीवाइज के सीवर में पहुंच जाता है। वह वो मॉन्स्टर का फेस देखता है, फायर आइड डेमोनिक पेनीवाइज, और उसके पास्ट के सब लॉसेस से टावर बन जाते हैं उसके दिमाग में। हेलरॉन ऑलमोस्ट अपने ट्रांस में प्लेन से जंप करने ही वाला था पर हेलरॉन उसे बचा लेता है। ये मोमेंट सबको समझा देता है शॉन की लाइफ की परवाह नहीं करता, उसके लिए सब लोग बस एक टूल है मॉन्स्टर तक पहुंचने का। लेटर हेलरॉन को डिनर पर इनवाइट करता है। फ्रेंडली लगता है सब कुछ, पर जब हेलरॉन उसके बेटे विल का नाम लेता है हेलरॉन की होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने कभी विल का जिक्र नहीं किया। तब रिवील होता है हेलरॉन एक मास्टर अटैकर था जिसने हेलरॉन के रूम में घुसकर उसके माइंड को रीड किया था। वो जानना चाहता था कि हेलरॉन एक ऑर्डिनरी है या नहीं, वो एक ऐसा आदमी है जिसे फियर फील नहीं होता। मीनवाइल टाउन के बच्चे अपनी मिनी मिशन पे निकलते हैं। रॉन, लिली और विल मिलकर ट्राई करते हैं प्रूफ करने की कि पेनीवाइज रियल है। रॉनी के डैड पे मर्डर का झूठा इल्जाम लगा हुआ है और उन्हें एविडेंस चाहिए। वो विल से मदद मांगती है क्योंकि वो कैमरा और फोटो डेवलपिंग नहीं जानती। प्लान सिंपल है, पेनीवाइज या उसके गोस्ट का फोटो लेना। रिच उन्हें एक रिचुअल करने बोलता है पर वो पूरा ड्रामा ग्रेवयार्ड में होता है। ग्रेवयार्ड में जब कुछ नहीं होता तो रिच जल्दी घर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सभी घर जा ही रहे होते हैं तो ग्रेवयार्ड में गोस्ट लिटरली अलाइव हो जाते हैं। ग्राउंड से लावा इरप्ट होने लगता है और बच्चे साइकिल से भागने लगते हैं और विल क्रिप्ट के अंदर अकेला रह जाता है और वो चीज उसके पास आती है और उसका कैमरा फ्लैश करता है। बाद में जब वो लोग फोटो डेवलप करते हैं एक ब्लरी इमेज दिखाई देती है, वो भी क्लाउन की, पेनीवाइज राइट देयर इन द क्रिप्ट, बट एडल्ट्स they'll never believe it। आज की कहानी शुरू होती है डेयरी के बीचों बीच से, जहां हम देख पाते हैं कि बच्चे अपनी साइकिल लेकर सीधा पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। चीफ बॉवर के टेबल पर वही सारी फोटोज को रखते हैं जो उन्होंने लास्ट एपिसोड में निकाली थी, जिनमें डेड किड्स और क्लाउन नजर आ रहा था। लेकिन जब चीफ और ऑफिसर्स फोटोज देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, न गोस्ट न क्लाउन, सिर्फ एक स्टैचू जैसा। बच्चे समझ जाते हैं कि कोई उनके साथ खेल खेल रहा है और वो कोई आम इंसान नहीं। जिसके साथ साथ बच्चे ये भी रियलाइज करते हैं जिम क्लास में बैठकर कि वो एंटिटी उन्हें मार सकती थी पर उसने सिर्फ उन्हें डराया है, जो उन्हें समझ नहीं आता। शायद वो पहले उनका फियर खाना चाहता है। इसी बीच लिली एक ही इंसान को ट्रस्ट कर सकती है, जो कि इनग्रिड यानी कि जुनिपर हिल की नर्स। वो बताती है कि 1930s में भी बच्चे गायब हुए थे पर उसकी भी उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। दूसरी तरफ शार्लेट हेलरॉन के घर मेहमान आते हैं और यही एक बड़ा कंफ्यूजन
कंफ्यूजन है। शार्लेट को लगता है उसका हस्बैंड लेरॉय एक पायलट है टॉप सीक्रेट मिशन पर रोज बताती है कि वो तो पाइपलाइन प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब विल अपने पेरेंट्स को डर के बारे में बताता है, शार्लेट डिसाइड करती है बस विल स्कूल के अलावा कहीं और नहीं जाएगा। वीकेंड में लेरॉय और विल फिशिंग करने जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है जब तक लेरॉय थोड़ी देर के लिए गाड़ी तक चला जाता है ताकि वो फिशिंग के लिए चारा ले आ सके। बस यही गलती हो जाती है। जिस पानी में विल खड़ा होता है उसी पानी के अंदर से जलता हुआ फेक लेरॉय निकलता है और विल को पानी की तरफ खींचने की कोशिश करता है, मानो जैसे उसे मारने की कोशिश कर रहा हो, जिस कारण विल चीता है और असली लेरॉय दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास पहुंचता है और उसे बचा लेता है। दोनों शॉक में खड़े होते हैं और तभी रिवर के ऊपर से एक लाल बलून तैरता हुआ निकलता है, जो कि डेफिनेटली पेनीवाइज की वार्निंग है। साथ ही अपनी बेटी की बात सुनकर शार्लेट चीफ बोवर से मिलती है और कहती है कि अगर सेमेट्री में कोई किड्स को चेज कर रहा था तो पुलिस ने गलत आदमी को जेल में डाला है। वो हैंक से मिलना चाहती है पर उसे परमिशन नहीं मिलती, जिस कारण वो हैंक के घर पहुंचती है और उसकी मॉम को आश्वासन दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उस कारण हैंक की मॉम उसे हैंक से मिलने की परमिशन दे देती है। जिसके बाद शार्लेट हैंक से जाकर मिलती है, जहाँ पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शार्लेट एक्टिविस्ट रही है, जिस कारण वो पुलिस वालों को काफी अच्छे से धमकियां देकर हैंक से मिलने चली जाती है। और हैंक से बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि हैंक उस रात ना घर पर था और ना ही थिएटर में। साथ ही उसने बच्चों के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि वो उस रात एक लेडी के साथ था, वो भी एक व्हाइट लेडी। और अगर ये बात इन पुलिस वालों को या फिर डेयरी में किसी भी लोगों को पता चली तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, साथ ही उस औरत का जीना भी हराम कर देंगे। और उसी वजह से हैंक अब तक चुप है, जो सुनकर भी शार्लेट उसे कहती है कि वो उसे जल्द से जल्द उसके घर पहुंचाएगी, जो उसका राइट्स है। दूसरी तरफ हेलोरॉन को एक और क्रीपी विजन आता है। उसकी माँ जंगल में दिखाई देती है और कहती है वॉच योरसेल्फ, कीप योर लिड ऑन टाइट। स्टैंड पाइप में विल अपने फ्रेंड्स को एंटिटी के बारे में बताता है कि शायद वो उनके डर को खा रहा है। लिली सबको अपनी माँ की एंटी एंजाइटी पिल देती है, ये कहते हुए कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा डर लगे तो उन्हें ये पिल ले लेनी है। लेकिन स्कूल में कुछ और ही बुरा होने लगता है। मार्ज जो पहले लिली को बुली करती थी सडनली स्वीट बन जाती है, पर रियलिटी में वो पूरी गैंग उसके साथ एक नेस्टी प्रैंक प्लान कर रही थी। उसे मार्ज ने कहा है कि स्कूल का पॉपुलर लड़का उसे लाइक करता है, जिस कारण लिली वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है और मार्ज भी उसके पीछे निकलती है और अचानक एकदम से मार्ज की आंखें बाहर की तरफ उभरने लगती है, जैसे कोई उसके दिमाग में घुस गया हो। वो चिल्लाती है, भागती है, एक वर्कशॉप में जाकर अपने ही आइस पे टेबल सॉ चला देती है और जब सब भागते हुए उनकी तरफ आते हैं तो सीन उल्टा ही लगता है, जैसे लिली ने उस पर अटैक किया हो। और एपिसोड यहाँ से डार्क हो जाता है। रात में विल टेलीस्कोप से देखता है एक क्लाउन ट्री के पीछे खड़ा हुआ। विल चीता है, बाहर जाने पर फिर से उन्हें एक रेड बलून मिलता है। अगली सुबह हेलोन जनरल पर चिल्ला देता है कि हमें बताएं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं और साथ ही कैसे लोगों को उन लोगों के पीछे लगाया है। शॉ फाइनली सच दिखाता है। वो हेलोरॉन को डैनियल के साथ एक इंटेरोगेशन रूम में देखता है और हेलोरॉन डैनियल की मेमोरीज में घुस जाता है। यहाँ से हमें असली ओरिजिन स्टोरी मिलती है। जी हाँ, पेनीवाइज की स्टोरी। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले से। एक इविल स्पिरिट एक बर्निंग स्टार के साथ अर्थ पे क्रैश हुई। उस स्टार से एक सेक्रेट डैगर बनाया गया था जो मॉन्स्टर को रोक सकता था, यानी कि जिस पिंजरे में वो मॉन्स्टर कैद था उस पिंजरे को उन लोगों ने डैगर बना लिया, जिससे वो इविल स्पिरिट उन सभी से दूर रहती थी। साथ ही उन लोगों ने सारी चीजें अलग अलग कर ली थी कि जिस जगह वो इविल स्पिरिट रहती है वहाँ वो लोग नहीं जाएंगे, साथ ही जहाँ वो शिकार करता है वहाँ भी नहीं जाएंगे। लेकिन लोग उनकी बात कहाँ सुनने वाले थे और उनकी वार्निंग को इग्नोर कर कुछ लोग उस मॉन्स्टर के साइड चले गए और उस मॉन्स्टर ने उन सभी को उन्हीं के फियर के फॉर्म में आकर खत्म कर दिया और इतना पावरफुल हो गया कि डैगर भी फेल हो सकती थी, जिस कारण गांव के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि उनका अगला प्लान क्या होगा। तो डिसीजन निकला कि वो सभी यहाँ से रिलोकेट हो जाएंगे। लेकिन एक यंग लड़की ने डिसाइड किया कि वो जंगल नहीं छोड़ेगी, जिस कारण वो उस जंगल की तरफ गई जिस जगह वो स्टार गिरा था और उस केश के पत्थर को ढूंढने की कोशिश करने लगी। पर जैसे ही गांव वालों को पता चला तो मुखिया और सभी गांव वाले उन्हें ढूंढने के लिए निकले, पर अनफॉर्चुनेटली वो सभी नहीं बचे। पर फिर भी उन लड़कियों ने हार नहीं मानी और फाइनली उन्हें वो जगह मिल गई। उसने उस स्टार को तोड़ा और उसके
के 13 टुकड़े किए और उन्हें जमीन के नीचे छुपा दिया। उस मॉन्स्टर के लिए एक ऐसा केज बना दिया सर्कुलर मोशन में जहाँ से वो मॉन्स्टर कभी बाहर नहीं आ सकता। प्रेजेंट डे डैनियल हेलेरॉन को बताता है कि उन्होंने उस स्टार के टुकड़े को किस जगह छुपाया है, जो कि पुराने वेल के नीचे के टनल्स को फॉलो करते हुए पहुंचता है। और फाइनल शॉट में कैमरा धीरे धीरे उठता है और हमें दिखाई देता है द ओल्ड क्रीपी नील बोट हाउस, यानी कि पेनीवाइज का घर। और आज का एपिसोड वही से स्टार्ट होता है जिसका सभी फैंस को ज्यादा वेट था। इट फाइनली हैपेंड दिस वीक, लेकिन गलों की अलग अलग फॉर्म्स देख रहे थे। पर आज मिड सीजन गिफ्ट की तरह था। पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन फाइनली अपीयर्स। नील बोट स्ट्रीट के नीचे सीवर्स में एक तरफ मिलिट्री और दूसरी तरफ किड्स दोनों डिसेंट्स कर रहे हैं। शॉ और उसके ट्रूप्स स्टार शेड का यूज करके एंटिटी को कैप्चर करना चाहते हैं। उनका कोल्ड वॉर लॉजिक सिंपल है, एक शेप शिफ्टिंग फियर मॉन्स्टर हो तो उसको डरा डरा के जीत जाओ। दूसरी तरफ किड्स को एक फ्रेंडली फेस नीचे बुलाता है, पर ये फ्रेंडली फेस अल्टीमेट बिट्रियल है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि शार्लेट हैंक को बचाने की कोशिश कर रही है, पर उसका अफेयर रिवील होने के बाद सब बिगड़ चुका है। इंग्रिड पर भी लोगों को शक है और शक बढ़ता जा रहा है, क्या वो इट के साथ है। लेकिन उसके रियल वर्ल्ड के इश्यूज के हिसाब से ये अनलाइकली लगता है। एक फ्लैशबैक स्टाइल में एक्सपोजिशन में हमें पता चलता है कि जनरल शॉ को साल पहले एक मिस्टीरियस पिल दिया गया था, जिससे डेरी की पुरानी मेमोरीज वापस आ गई। बचपन से ही उनका एक ही सवाल रहा है, हाउ डू आई कीप दिस कंट्री सेफ। और आंसर उन्हें मिला, यूज द एंटिटी एज अ वेपन। रोज को वो कन्विंस कर लेते हैं और डैनियल स्टार शेड डैगर के साथ मिलिट्री के हवाले कर दिया जाता है। अब बात करें मार्च की, जिसकी आंखें इतने खत्म कर दी है। अब वो फाइनली अपनी फ्रेंड लिली की बात मान रही है, पर स्कूल में सभी लोग लिली को ही ब्लेम कर रहे हैं मार्च की ऐसी हालत के लिए। ऊपर से मैटी रिटर्न आ चुका है, ये हम सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी लोगों को बताता है कि टेडी का स्कल फट चुका था जब इट ने, यानी कि उस मॉन्स्टर ने उसे सीवर में लाया और वो इतने सालों से सीवर में छुप कर रहा है। साथ ही सूजी की आम टूट गई थी, जिस कारण उसका खून काफी बहा और उसकी मौत हो गई। लेकिन फिल अभी भी जिंदा है, जो न हिल रहा है न बात कर रहा है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही है। पर मैटी सिर्फ बच्चों की मदद लेना चाहता है, क्योंकि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं। वो लोग उसे उसके फादर के पास वापस भेज देंगे, जिस वजह से लिली सजेशन लेने के लिए सीधा इंग्रिड के पास आ पहुँचती है, जो उससे क्लियरली यही कहती है कि उन्हें मैटी के साथ सीवर में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें इन सारी बातों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि लिली ने अपना दिमाग चलाया है और उसके अकॉर्डिंग मैटी सही कह रहा है, तो उन्हें बिना किसी को बताए सभी लोगों को एक साथ मिलकर मैटी की हेल्प करनी चाहिए और सीवर में जाकर फिल को भी बचाना चाहिए ताकि उसे हैंग छूट सके। साथ ही उसने इस बार उसकी मॉम की नई पिल्स लाई है, जिससे उनकी जान बच सकती है और उससे उन लोगों को ज्यादा खतरा नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि हैंक को शॉशैंक भेज दिया जाता है, जहाँ एक किडी किलर का एंड ऑब्वियस है। एक एंग्री फादर गन लेकर उस पर अटैक कर देता है और शार्लेट को एक कॉप यानी कि एक पुलिस वाला ग्रीनिंग विद बिग टीथ दिखाई देता है। क्या इट लोगों के मूड को मैनिपुलेट कर सकता है, जो देख ऐसा लगता भी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि हैंक एस्केप कर चुका है और इंग्रिड की कार में छुप जाता है और वो दोनों फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं, जो कि आइसोलेटेड है, और एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हेल्प के लिए इंग्रिड और कहीं नहीं बल्कि शार्लेट के पास पहुंचती है। और अब फाइनली बढ़े डार्क टनल्स की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि नेटिव अमेरिकन ट्राइब साइलेंटली वेट कर रहा है, क्योंकि साइकिल का एंड आने वाला है। पहला साइकिल डेरी का मैसेकर था, इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है, जिस वजह से रोज डैनियल के पास पहुँच उसे डैगर देती है ताकि सीवर में वो खुद को बचा सके। और जैसे ही सभी लोग सीवर में पहुंचते हैं, तो हम देख पाते हैं कि सभी बच्चे सीवर में पहुंच चुके हैं, जिन्हें लीड और कोई नहीं बल्कि मैटी कर रहा है ताकि वो सभी फिल को रेस्क्यू कर सके। लेकिन जैसे ही वो लोग पिल्स लेकर सीवर के अंदर बढ़ते हैं, तो वहाँ उन लोगों को बॉडी फ्लोट होती हुई नजर आती है, जिससे उन्हें क्लियरली समझ आ जाता है कि एक ट्रैप था, क्योंकि वह न सिर्फ फिल की डेड बॉडी थी बल्कि मैटी की भी। यानी कि पेनीवाइज ने मैटी का रूप लिया और सभी
सभी बच्चों को सीवर में आने के लिए ट्रिक किया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि मैटी क्रीपी सॉन्ग भी गाने लगता है, डाउन विद द क्लाउन, और फिर पेनीवाइज अपीयर होता है। और वही दूसरी तरफ मिलिट्री ट्रूप्स भी अपनी जिंदगी बचाने में लगे हैं। उनका बिगेस्ट फियर मटेरियलाइज हो रहा है। एक सोल्जर को उसका नाइटमेयर वर्जन ऑफ अंकल सैम दिखता है, अ डेड डेमोक्रेसी का फियर प्रोबेबली। साथ ही मेजर को शॉ ने सारी बातें बता दी है जिस वजह से उसने अपनी फैमिली को रीलोकेट कर लिया है। लेकिन टनल में हम देख पाते हैं कि एट शार्लेट का रूप ले लेता है और मेजर को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर उसे शूट कर देते हैं और कुछ ही समय बाद वो मॉन्स्टर उठकर पानी में डिसअपीयर हो जाता है। और फिर क्योस में विल और किड्स भागते हुए आ रहे होते हैं और लेरॉय हेलुसिनेशन के चक्कर में अपने ही बेटे पर गन तान देता है। तभी ही पॉल जंप करके लेरॉय के सामने आ जाता है, जिस कारण गोली पॉल को लग जाती है और पॉल सेक्रीफाइस हो जाता है। और इन्हीं सारी केओस में लिली पीछे छूट गई थी, जहां एड उसके फियर का एडवांटेज उठाना शुरू करता है, यानी कि पिकल डेड फादर के रूप में उसे दिखाई देता है और ऑलमोस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है। पर पानी में डैगर की फ्लैश देख वो रुक जाता है, यानी कि डैनियल ने ये डैगर ड्रॉप कर दिया और कहीं वो गायब हो गया। वही बात करी हेलरॉन की तो उसे पेनीवाइज ने ड्रैग करते हुए बाथ टब की सीन में शिफ्ट कर दिया है, जहां वो अपनी ग्रैंडमदर और टॉक्सिक ग्रैंडफादर का हेलुसिनेशन फेस करता है। ग्रैंडफादर उसे फोर्स कर रहा है एक बॉक्स ओपन करने के लिए, जिस बॉक्स में क्या है, जैसे डॉक्टर स्लीप में डैनी के मॉन्स्टर्स बॉक्सेस में थे, ये हेलोरेन का माइंड वेपन लगता है। शायद ये पेनीवाइज को बीट करने के लिए होगा या उसकी कोई की। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से बच तो निकले हैं, लेकिन हेलोरॉन सबसे लास्ट में निकला है और बाहर निकलते हुए वो काफी शॉक है क्योंकि उसे पॉल ही नजर आता है, यानी कि उसका ज़ॉम्बी वर्जन। लगता है एड एक बॉडी को रखता है रियल वर्ल्ड एरेंट्स के लिए और अब मोर ज़ॉम्बीज मे बी कमिंग। एपिसोड शुरू होता है एक क्रीपी ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक से, जो कि जुनिपर हिल 1935 का है। यह एक यंग नर्स बेसिकली मिसेस केश एक छोटी पेशेंट से पेनीवाइज के विजन के बारे में पूछ रही होती है। स्लोली हमें पता चलता है कि मिसेस केश पेनीवाइज से डरती नहीं, बल्कि वो अपने फादर बॉब ग्रे यानी कि ओरिजिनल पेनीवाइज से मिलना चाहती है, चाहे उसके लिए बच्चों की जान ही क्यों न जाए। एपिसोड 6 फाइनली कंफर्म करता है कि पेनीवाइज अकेला क्लाउन नहीं है। इंग्रिड केश का एक ट्विस्टेड अल्टर ईगो एग्जिस्ट करता है, पेरीविंकल द क्लाउन का। एपिसोड 3 में सर्कस फ्लैशबैक्स में जो क्रीपी लिटिल क्लाउन फ्रांसिस को देख रहा था वो पेनीवाइज नहीं बल्कि पेरीविंकल थी। ग्रेवयार्ड सीन में भी जो क्लाउन दिखा था वो भी पेरीविंकल था। विल्हेल्म ने जो क्लाउन को कैमरे में कैप्चर किया था वो पेनीवाइज नहीं बल्कि अगेन पेरीविंकल थी। मिसेस केश का पूरा प्लान ये है कि अगर वो अपने क्लाउन गेटअप में पेनीवाइज के सामने आए तो शायद वो अपनी बेटी को पहचान कर इसके कंट्रोल से निकल आए। टोटली डिल्यूजनल, साथ ही टोटली डेंजरस। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लिली अपसेट और कंफ्यूज है, साथ ही कंफर्ट के लिए वो मिसेस कीस के पास जाती है। यहाँ वो शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो जिस पर ट्रस्ट कर रही थी वो ही एक्चुअली उनकी बिगेस्ट एनिमी है। मिसेस केश ने इयर्स से पहले अपने पेशेंट्स को बेट की तरह यूज किया है, बस पेनीवाइज को अपने सामने लाने के लिए। वो लिटरली एड को समन करने की कोशिश कर रही है, बस अपने फादर को एक बार फिर देखने के लिए, जिसका पहला एनकाउंटर 1935 में जुनिपर हिल में हुआ था, जहां उसने फाइनली अपने फादर को पहली बार देखा था। और उसके बाद मिसेस केस ने ये सारा विजन यानी कि ये सारी हरकतें कंटिन्यू रखी ताकि वो अपने फादर को मिल पाए, और इसी डिल्यूजन में वो जी रही है कि किसी न किसी तरीके से वो अपने फादर को पेनीवाइज से निकाल पाएगी। और वही शार्लेट हैनलॉन हैंकॉक को ब्लैक स्पॉट में हाइड करती है, जो एक ब्लैक आर्म का सेफ हैंगआउट क्लब है। वो रॉनी और विल को यहाँ लाती है ताकि रॉनी अपने फादर से मिल सके, क्योंकि हम देख पाते हैं कि विल अपने फादर से लड़कर घर से भाग निकला था क्योंकि उसके फादर नहीं चाहते कि वो अपने दोस्तों से मिले, क्योंकि बाहर का माहौल काफी डेंजरस है उन लोगों के लिए। लेकिन वो अपने फादर की बात नहीं सुनता, जिस वजह से उसके फादर उसे स्लैप कर देते हैं। और उन्हीं सारी चीजों से चिढ़कर शार्लेट ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने बेटे को यहाँ से लेकर चली जाएगी, वो भी जल्द से जल्द। साथ ही साथ उसने अपने हस्बैंड को हैंक के सारे केस के बारे में बता दिया है और किस तरीके से वो उसकी हेल्प कर रही
है और अब वो ये नहीं चाहते कि उसका हस्बैंड उसे इन सारी चीजों में रोके। साथ ही सुबह होते ही वो हैंक को इस बुरी लोकेशन से निकालेगी और अपने बेटे को भी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को ही ब्लेम कर रही है कि उसे पता होने के बावजूद भी कि यह मॉन्स्टर है, उसने अपने बेटे और वाइफ की जान खतरे में डाली। पर अपने बैड बिहेवियर के लिए वो शार्लेट से माफी तो मांगता है, पर उसके साथ उसे ये भी कह देता है कि वो कंट्री को सेफ रखना चाहता है, जिससे शार्लेट और ट्रिगर हो जाती है और बैग लेकर घर से निकल पड़ती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रॉनी और लिली के बीच थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है, क्योंकि लिली उन सभी के सामने वही शेड ले आती है, उन लोगों को ये बताते हुए कि इसकी वजह से वो क्लाउन यानी कि वो मॉन्स्टर उसके करीब नहीं आया, जिस पर रॉनी बिलीव करने को तैयार नहीं और उस वजह से वो लिली को पागल तक कह देती है, साथ ही कि उसे जुनिपर हिल से भेजना ही नहीं चाहिए था, जिस वजह से दोनों के बीच अनबन हो चुकी है। और जैसे कि लिली अकेली थी और अपसेट थी, वो मिस कैश के पास जा पहुंची और उसे सच्चाई का पता चल गया, लेकिन वो मिसेस कैश की उस चंगुल से बच निकली, वो भी उन्हें उसी शेड से हार्म कर। साथ ही रॉनी को विल रोकने की कोशिश करता है और हम उन दोनों के बीच एक स्पार्क देख पाते हैं, जैसे शार्लेट ने भी नोटिस किया है, जो इन लोगों को अपने साथ बिठाकर सीधा आर्म मैन के सेफ हैंगआउट क्लब पे ले जाती है, जहाँ जाकर रॉनी अपने फादर से मिलती है, जिन्हें देख वो काफी ही खुश है। और इसी के साथ विल अपने और दोस्तों यानी कि मार्च और रिच को भी ले आता है, ताकि वो रॉनी को कन्विंस कर सके कि वो लिली और ग्रुप से पैचअप कर ले। लेकिन हम देख पाते हैं कि रॉनी अपने फादर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने फादर को एक बार खोया है और वो फिर से ये चांस नहीं लेना चाहती। पर हम देख पाते हैं कि हैंक विल के बिहेवियर में एक सिक्योरिटी नोटिस करता है अपनी बेटी के लिए, जिस वजह से वो उससे अच्छे से बातचीत करता है और उसे बताता है कि उसे ये जानकर काफी खुशी हुई कि उसके जाने के बाद रॉनी का ध्यान रखने के लिए कोई है। पर आफ्टर ऑल दिस रॉनी विल की नहीं सुनती और यहाँ से जाने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद बच्चे एयरफोर्स के कोक को पीकर क्यूट मोमेंट्स वहाँ पर एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्लिन बॉवर्स यानी कि रेसिस्ट लोकल्स को और भड़काने लगता है और उन्हें बताता है कि हैंक कहाँ छुपा है। एपिसोड का लास्ट सीक्वेंस एक रेसिस्ट मॉब ब्लैक स्पॉट पर आ जाता है, पूरा हेटफुल रेज के साथ। मिसेस कैश अपने फुल पेरिविंकल कॉस्ट्यूम में रेडी खड़ी है, होपिंग पेनीवाइज विल कम बैक फॉर हर। दो अलग अलग हॉरर्स एक साथ स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि हेलरॉन अपने डार्क क्वार्टर में ड्रिंकिंग हेविली कर रहा होता है। लेरॉय आता है न्यू ऑर्डर्स के साथ। जनरल शॉ स्टिल वांट्स टू फाइंड द पिलर्स। हेलरॉन फिर कन्फेस करता है कि आई सी डेड थिंग्स सिंस आई वाज किड। वो बताता है लॉक बॉक्स का कॉन्सेप्ट, ब्रेन के अंदर एक मेटल बॉक्स जिसमें वो अपने गोस्ट को लॉक करता था, वो भी बचपन में, जो तरीका उसे उसकी ग्रैंड मदर ने बताया था। बट नाउ पेनीवाइज ने वो बॉक्स ओपन कर दिया है। डेड सोल्जर्स उसके रूम में उसे दिखाई देते हैं, जो सुनकर लेरॉय उसे कहता है कि अपनी पावर को इस्तेमाल करो और मुझे उस पिलर तक पहुंचा दो। जो सुनकर हेलरॉन हैरान हो जाता है और पैनिक करने लगता है, उसे ये कहते हुए कि अगर उसने इस बार उस बॉक्स को फिर से खोला तो वो उसे बंद नहीं कर पाएगा। उस वजह से दोनों के बीच नोकझोंक हो जाती है और उस कारण लेरॉय वहाँ से चला आता है, जिसे हेलरॉन ने उस रूम से निकाल दिया है। लेकिन सीन एंड होते होते हम देख पाते हैं एक चिलिंग नोट, वो भी गोस्ट विस्पर का, जो हेलरॉन को सुनाई दे रहा है। साथ ही आने वाले एपिसोड का हिंट भी हमें मिल जाता है स्टीफन किंग के ओरिजिनल इट के नॉवेल में, जहाँ एक जॉनर लिखा हुआ है मैन लीजेंड ऑफ वाई डिसेंसी में, जो कि रेसिस्ट ग्रुप का नाम था और उन लोगों ने ब्लैक स्पॉट को आग लगाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। जैसे हम कह सकते हैं कि आने वाला एपिसोड हमें क्लियरली यही हिंट देता है कि ब्लैक स्पॉट का हॉरिफाइंग मैसेकर हमें दिखने वाला है। साथ ही इंग्रिड कर्श एक डिल्यूजन वुमन है, उसके लिए पेनीवाइज एक विलन नहीं बल्कि उसके डेड फादर है। बट रियलिटी बॉब ग्रे काफी समय पहले ही मर चुका है और इट सिर्फ उसके रूप को यूज कर रहा है पेरीविंकल के साथ के लिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती। इस ऑब्सेशन में वो खुद एक कंप्लीट मॉन्स्टर बन गई है। आज हम डैडी की वो कहानी खोलने वाले हैं जिसमें हॉरर से ज्यादा दर्द है और मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों की सच्चाई। स्टोरी शुरू होती है 1908 से, जहां हम रियल पेनीवाइज यानी कि इंग्रिड के फादर को देखते हैं एक स्टेज पर परफॉर्म करते हुए। बिल का परफॉर्मेंस वही से आपको फील करवाता है कि शायद अभी उसकी स्माइल क्रीपी बन जाएगी, शायद हम कोई इविल हिंट
देख लेंगे। पर शॉकिंग बात ये है कि रियल पेनीवाइज में एड जैसी कोई खासियत नहीं, उसने कोई लाश नहीं खाई, साथ ही उसमें कोई मॉन्स्टर वाली वाइब भी नहीं है। वो एक सैड ब्रोकन आदमी है जिसने अपनी वाइफ को खो दिया है और उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी बेटी ही उसके साथ है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और साथ ही हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक सैड क्लाउन है जिसका दर्द मेकअप से भी ज्यादा गहरा है। और यही वल्नरेबिलिटी उसे एक दिन बड़ी गलती करवा देती है जिस कारण वो अपनी बेटी से दूर हो जाता है। और एक उसे तब नोटिस करता है जब वो सबसे ज्यादा लॉस्ट होता है। एक इनोसेंट क्लाउन देखकर वो एक छोटे बच्चे को उसके पास भेजता है, ये प्रेडिक्ट करते हुए कि शायद वो उसे बेवकूफ बना लेगा। और हम देख भी पाते हैं कि एक छोटा बच्चा बन वो पेनीवाइज के पास पहुंचता है, वही बच्चा जिसको शायद कलेट ने खा लिया होगा। बच्चा एक्टिंग करता है, उसे कहता है कि वो अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा है, जिसे पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन जंगल में लेडी की आवाज आने के कारण वो उसकी हेल्प करने का डिसीजन बनाता है क्योंकि पेनीवाइज ऑलरेडी दर्द में है और उसने अपनी वाइफ को खो दिया है और वो नहीं चाहता कि ये बच्चा भी अपना परिवार खो दे, जिस वजह से वो उस बच्चे का हाथ पकड़ उसके साथ जंगल में चला जाता है उसके मॉम को ढूंढने के लिए, जो चीज एक्चुअली एड चाहता था। जंगल में जाकर एड डेफिनेटली उस पर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। बाद में लोगों को सिर्फ मिलता है एक लाल रुमाल जिसे इंग्रिड के हाथ में दे दिया जाता है, ये कहते हुए कि किसी जानवर ने उसे खा लिया है, जिस पर इंग्रिड को भरोसा नहीं। साथ ही उसे ऐसा भी लगता है कि उसके फादर की मौत की वजह कुछ और ही है, क्योंकि एपिसोड में आगे हम खुद देखते हैं कि एड उसे बताता है कि इट वाज हिम, रियल पेनीवाइज सच में मर चुका है। इंग्रिड का दिल बस मानना चाहता नहीं था क्योंकि एड एग्जैक्टली उसके फादर जैसा दिखता है, इसीलिए क्लाउन स्किन एड की सबसे फेवरेट बन गई। बच्चे हंसकर फ्रीज हो जाते हैं और फ्रीज हुए विक्टिम्स का टेस्ट एड के लिए और भी ज्यादा स्वीट होता है। जिसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में और हमें ले जाती है डेरी के सबसे शेमफुल चैप्टर में, ब्लैक स्पॉट फायर। ये एक ब्लैक रन क्लब था जहाँ एयरमेट्स, फैमिली, म्यूजिशियंस सब जहाँ सेफ फील करते थे, लेकिन उस रात सब बदल गया। चीफ बॉवर्स और उसके व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट गून्स क्लब का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। आप पहले से जानते हो क्या होने वाला है, पर सीन इतनी धीमी तबाही से अनफोल्ड होता है कि दिल में बिन वजह की उम्मीद जग जाती है। कलर्ड आर्म अपनी गन्स निकालते हैं, पल के लिए लगता है टेबल्स टर्न हो सकते हैं, पर डेरी के रेसिज्म गून्स का फेयर गेम खेलते हैं। उनका टारगेट था हैंक, वो ब्लैक आदमी जिसको पूरी डेरी ने गलत गुनहगार बना दिया है। ग्रीफ को वेपनाइज कर उसकी कहानी बिगाड़ दी गई है। हेलरॉन, किड्स, हैंक सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश में लिटरली जहन्नुम से गुजरते हैं क्योंकि उस ब्लैक क्लब में आग लगा दी गई है, गोलियों की बारिश हो रही है और उस आग के कारण सीलिंग गिर रही है। साथ ही जलती हुई बॉडीज, चिल्लम पुकार, ब्लैक स्पॉट एक वॉर जोन बन जाता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि हेलरॉन जिसका शाइन यानी कि मेंटल बॉक्स अब खुला हुआ है, स्पिरिट्स को सुन सकता है। वो चुप इसीलिए रहता है क्योंकि एक शब्द बोला तो स्पिरिट्स नॉन स्टॉप बात करने लगेगी। पर उस ब्लैक स्पॉट में वो हेल्प मांगता है एक स्पिरिट से जो कि सेस की है, वो वॉरियर वुमेन जिसे कभी इतने मार दिया था। सेस की हेलरॉन को गाइड करती है उस जगह से बच्चों को निकालने में। रॉटन बोर्ड के नीचे वो उसे एक हिडन एग्जिट बताती है जिसकी मदद से विल, रॉनी और हैंक वहाँ से बच निकलते हैं। पर हर किसी की किस्मत इतनी मेहरबान नहीं। मार्ज और रिच को भी निकलना था, पर एक बड़ा सा सेलिंग का टुकड़ा उनके ऊपर गिर जाता है। रिच अपनी जान देके मार्ज को एक बॉक्स में पुश करता है ताकि वो स्मोक से बच सके। कार्बन मोनोऑक्साइड रिच का सर लाल कर देता है, पर मार्ज बची रहती है। और ये सीन देखकर लिटरली दिल टूट जाता है। एक छोटा सा बच्चा अपनी जान कुर्बान कर एक लड़की को बचाता है जिसे वो कभी प्यार किया करता था, और जैसे ही ट्रेजेडी अपने क्लाइमेक्स पर होती है, इट आ जाता है राइट ऑन टाइम एज ऑलवेज। रॉनी के सामने ही एक आदमी का फेस वो खा जाता है और यहाँ एक और हॉरिफाइंग ट्विस्ट आता है, इंग्रिड का बिट्रेयल। इंग्रिड ने ही हैंक का हाइड आउट टिप ऑफ किया था ताकि ब्लैक स्पॉट की तबाही में वो अपने पापा से मिल सके। इट उसे गिफ्ट देता है स्टैन, यानी कि उसके हस्बैंड का हेड, जो वैसे ही अब्यूजिव लूजर और रेसिस्ट एक्सट्रीमिस्ट था।
इंग्रिड फिर भी बिलीव करती है कि वो इट के अंदर अपने पापा को आजाद करा लेगी, लेकिन जब वो पेनीवाइज को सुलाने से रोकने जाती है, इट उसे वो ब्राइट ब्लाइंडिंग डेड लाइट्स दिखाता है, वो लाइट्स जो किसी को भी इंसेन बना सकती है। अगले दिन इंग्रिड को स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है। पापा कब का मर चुका था और वो सच कभी बदल नहीं सकती। इसके पैरेलल में डेरी और भी पॉइजनस होता जाता है। रेसिस्ट हैंक की फेक डेथ पर लोग खुशी मनाते हैं। पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉनी और मार्ज लिली को बताते हैं कि हैंक एक्चुअल में जिंदा है, पर पुलिस ने गलत बॉडी क्लेम कर ली है। शायद गलती नहीं, शायद उन्हें परवाह ही नहीं थी। हेलेरॉन मीनवाइल सेस्की के सिग्नल्स को फॉलो करते हुए पिलर्स ढूंढने निकलता है। वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो पेनीवाइज के केज को कंट्रोल करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शॉ और उसकी गवर्नमेंट टीम पिलर्स को हटा रही है। सेस्की शायद जानबूझकर हेलेरॉन को वार्न कर रही थी। शॉ लोगों को बचा नहीं रहा, बल्कि एट के केज खोल रहा है। रोज की तरफ से भी पता चलता है कि पिलर्स रिमूव हो चुके हैं और पेनीवाइज का लॉन्ग नैप खत्म होने वाला है। लेरॉय, जिसको शॉ ने मैनिपुलेट किया था, फाइनली समझ जाता है कि वो एक रेसिस्ट साइको की हेल्प कर रहा था, जो पेनीवाइज को एक नेशनल पनिशमेंट टूल बनाना चाहता है। शॉ का प्लान सिंपल और पागलपन से भरा है, लोगों को फियर के थ्रू कंट्रोल करना, अ कंट्री रूल्ड बाय टेरर। जिस वजह से लेरॉय अपनी ही टीम पर गन तान देता है ताकि वो पिलर को डिस्ट्रॉय ना कर सके, पर वो आउटनंबर हो जाता है। पिलर को जला दिया जाता है, शायद मेल्ट हो जाता है, शायद वेपन बन सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। और जब पेनीवाइज फिर से जगता है, जो ऑलमोस्ट सो चुका था, क्योंकि हम देख पाते हैं कि रोज और उसकी फैमिली बताते हैं कि उसका शिकार खत्म हो चुका है, यानी कि उसने लगभग 17 किल कर लिए हैं, वो भी बच्चों के। तब उसके सोने का टाइम है, यानी कि अब पेनीवाइज जगेगा 27 साल बाद। पर जैसे ही उस पिलर को जला दिया जाता है तो हम देख पाते हैं कि पेनीवाइज जग चुका है। वो विल को पकड़ता है, विल को खाता नहीं, बिल्कुल इंग्रिड की तरह विल को भी ब्राइट डेड लाइट दिखाता है। वो लाइट जो दिमाग में डर का एक ओशन भर देती है। शायद इट का रियल किलिंग्स, रियल मेमोरीज, वो सब अंधेरी सच्चाइयाँ जो एक ह्यूमन माइंड झेल ही नहीं सकता। पिछले एपिसोड द ब्लैक स्पॉट ने हमें काफी गहरा झटका दिया था। पेनीवाइज ने विल को डेड लाइट्स दिखाई, जिसकी की हीरोइक डेथ हुई। हैंक को डेयरी से बाहर निकाल दिया गया और सबसे भयानक बात, एक रेसिस्ट एयरसन अटैक में कम से कम 23 लोग जिंदा जला दिए गए। नेचुरली हमें लगा कि फिनाले वहीं से कंटिन्यू करेगा, लेकिन विंटर फायर बिल्कुल अलग जगह से शुरू होता है। एपिसोड का ओपनिंग शॉट है डेयरी पर छाया हुआ गहरा घना फॉग, इतना घना कि पूरा शहर गायब सा लगता है। एयरफोर्स बेस पर इस सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और वहाँ एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी उठती है। शायद मिलिट्री नहीं, 13 पिलर्स में से एक को मेल्ट करके गलती से ईट के केज का दरवाजा खोल दिया, और अगर नहीं तो शायद ये जो फॉग है, इसका मतलब पेनीवाइज के पास एक नई पावर है जिससे हम अभी तक अनजान थे। हमें याद दिलाया जाता है कि इट का 27 साल का स्लीप साइकिल टूट चुका है। जो नींद सबको लगता था डिकेड्स तक चलेगी, वो पिलर के डिस्ट्रक्शन के साथ खत्म हो चुकी है। पेनीवाइज जाग चुका है और पूरी ताकत के साथ। सीन कट होता है डेयरी हाई स्कूल की तरफ। यहाँ पेनीवाइज सब स्टूडेंट्स को जिम्नेजियम में जमा होने का ऑर्डर देता है। प्रिंसिपल की लाश को वो बिल्कुल वेंट्रिलोक्विस्ट डमी की तरह इस्तेमाल करता है। कर्टन्स खुलता है और सामने खड़ा है एक जायंट ब्लड सोक्ड पेनीवाइज, जो अपनी उंगलियों को प्रिंसिपल के सर में घुसाकर उनका सर धड़ से अलग कर देता है। जिम में कैरी जैसा एब्सोल्यूट कियोस फैल जाता है। बच्चे दरवाजा पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, और बीच में पेनीवाइज अपना वही फेमस जिग डांस कर रहा है जो सीरीज द म्यूजिक मैन से शुरू हुई थी। वही मॉन्स्टर यह एक शॉर्ट ओरिजिनल म्यूजिकल नंबर परफॉर्म करता है। गाने की आखिरी लाइन, माई ओ माई हाउ आई विश
यूज्ड टू क्राई एवरी टाइम वी से गुड बाय। अचानक डेथ मेटल स्क्रीम में बदल जाती है और पेनीवाइज के सर से डेड लाइट्स फूट पड़ती है। पूरा जिम हिप्नोटाइज हो जाता है। पैटी केक्स फ्रंट रो में है। बच्चों को सर्कस के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और ये क्लियर हो जाता है कि इस साइकिल की बॉडी काउंट शायद सोचा गया था उससे काफी ज्यादा होगा। इसी वक्त रॉनी, मार्ज और लिली स्टैंड पाइप पर होते हैं जब फॉग उनका ध्यान खींचता है। स्टैंड पाइप की दीवारों पर मिसिंग पोस्टर चिपके हुए हैं जिनमें पैटी केक्स के फोटोज भी है। तीनों लड़कियां स्कूल की तरफ जाती है। वहाँ उन्हें सिर्फ 3 चीजें मिलती है, प्रिंसिपल का कटा सर, उनकी बॉडी और एक ब्लड ट्रेन। साथ ही एक पोस्टर उनकी तरफ बढ़ता है जिसे उठाते उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त विल भी मिसिंग है। मार्ज गुस्से और दर्द में एक बेस्ट लाइन बोलती है कि आई वांट टू किल दैट फकिंग क्लाउन, और यही एक इमोशनल एको मिलता है। ये लाइन ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड वही है जो फ्यूचर में रिची टोजियर यानी कि मार्ज का बेटा इट के लायर में बोलेगा। पास्ट और फ्यूचर जैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जिसके बाद लड़कियां मिल्क ट्रक को चुराकर ब्लड ट्रेन को फॉलो करती है। दूर कहीं बर्फ बढ़ती जा रही है और पेनीवाइज का सर्कस कार्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो ट्यूबा पर एक शौक भरी धुन बजा रहा है और उसके पीछे काफी सारे बच्चे हवा में फ्लोट करते हुए उसे फॉलो कर रहे हैं। इधर लेरॉय अपने बेटे विल को फोन करता है जहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर फोन वापस रिंग होता है और दूसरी तरफ पेनीवाइज होता है। वो पूछता है व्हाट स्कैर्स द मैन विदाउट फियर। कुछ सेकंड के लिए विल की डरी हुई आवाज सुनाई देती है और फिर पेनीवाइज बोलता है एक घिनौनी लाइन, द डार्क मीट टेस्ट्स ट्वाइस एज स्वीट। लेरॉय टूट जाता है। वो मदद के लिए डिक के पास जाता है लेकिन हेलरॉन खुद गोस्ट के टॉर्चर से बिल्कुल रॉक बॉटम पर है, इतना कि वो खुद को या लेरॉय को शूट करने के मूड में है। ये दोनों का लोवेस्ट पॉइंट है। लेरॉय आंसुओं के साथ उसके सामने भीख मांगता है कि वो उसके बच्चे को ढूंढने में उसकी मदद कर दे। रोजर टैनियल के फार्म पर लेरॉय जब बताता है कि पेनीवाइज ने विल को उठा लिया है तो शार्लेट का दिल टूट जाता है। रोज बताती है कि अगर हेलरॉन सेक्रेट डैगर को लोकेट कर सके तो वो लोग उसे मेल्टेड पिलर को रिप्लेस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वापस पेनीवाइज को केज में डालने के लिए। डैगर एक एंशियंट डेडवुड पाइप के पास है जो उनके एंसेस्टर से भी पहले से खड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि हेलरॉन का शाइन ब्लॉक हो चुका है। रोज सोल्यूशन देती है मैचुरिन रूटी से। वो कहती है कि ये उस रिल्म से उसे कनेक्ट करेगा जहाँ से ये ईविल आया है, लेकिन हर चीज वहाँ बुरी नहीं है। टी का असर होता है। हेलरॉन डैगर को लोकेट कर लेता है और सब वैन में बैठते हैं और लड़कियों की तरफ निकल पड़ते हैं। रोज उसे वॉर्न भी करती है डैगर जितना दूर अपनी जगह से जाएगा उतना ही दिमाग को नुकसान पहुंचाएगा और ये खुद फाइट बैक करेगा। स्नो स्टॉर्म में मार्ज ड्राइविंग कर रही होती है जो क्लियरली इसकी स्ट्रेंथ नहीं है एंड सीधा एक ट्री से जाकर वो लोग टकरा जाते हैं। लिली फिर से डैगर के लिए पॉजेसिव होती जा रही है। पैनिक करती है कि सब मारे जाएंगे। रॉनी उसे याद दिलाती है उसके फादर की फिलॉसफी, लोग या तो लाइफ बोट होते हैं या एंकर, और वो चिल्लाती है कि वो उनकी लाइफ बोट है। लिली संभल जाती है और तीनों डैगर शेयर करने के लिए अग्री करते हैं। फ्रोजन रिवर पर उन्हें पेनीवाइज का फ्लोटिंग परेड मिलता है। विल सबसे आगे है। पेनीवाइज उनका वेलकम करता है, द फूल, द फ्रीक, द फेलियर। रॉनी डैगर को इस्तेमाल कर पेनीवाइज को उनसे दूर भेज देती है लेकिन वो तुरंत वापस आता है और मार्च को खींच लेता है। यही सीजन का सबसे बड़ा रिवील होता है। पेनीवाइज मार्च को उसके फ्यूचर नेम से बुलाता है जो कि मार्गरेट टोजियर है। वो रिची टोजियर का मिसिंग पोस्टर भी उसे दिखाता है फिन वॉल्फहार्ट के चेहरे के साथ और बताता है कि इट वक्त के पार एग्जिस्ट करता है। कल आज, कल के बाद सब एक जैसा है। वो लूजर्स क्लब का कैच फ्रेज भी यूज करता है, बीप बीप मार्जी। जब वो मार्जी को मारने ही जाता है तो अचानक से वो फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल सीवर सीन की तरह, जो देख हमें ऐसा ही लगता है कि शायद रॉनी ने डैगर लाया होगा और उसी वजह से वो रुका है। लेकिन इस बार वो डैगर नहीं है बल्कि कुछ और है। और पेनीवाइज के तुरंत फ्रीज होने के बाद डेरी हाई स्कूल के बच्चे अनफ्रीज हो जाते हैं और सभी लोग काफी कंफ्यूज हैं। साथ ही वैन रिवर पर पहुंचता है। एडल्ट्स बच्चों को बचाने लगते हैं और लेरॉय और टेनी
डैगर को डेडवुड में प्लांट करने जा ही रहे होते हैं तभी मिलिट्री आ जाता है। शूट ऑन साइट का ऑर्डर देता है जिससे डैनियल के गले पर गोली लग जाती है। लेरॉय वुंडेड है जो डैनियल को बचाने की कोशिश करता है बट अनफॉर्चुनेटली डैनियल बच नहीं पाता, जिसके बाद विल वहां पहुंचता है। लेरॉय उसे डैगर देता है और उसे डेडवुड की तरफ प्लांट करने के लिए कहता है, लेकिन विल रोते हुए कहता है कि वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लेरॉय नहीं है। लेकिन उसके फादर उसे बताते हैं कि विल को उन जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है और वो खुद भी ये सारी चीजें कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हेलेरॉन पेनीवाइज के दिमाग में एक विजन कंट्रोल कर रहा होता है जहाँ सर्कस क्रू पेनीवाइज को बॉब कहकर बुला रहे होते हैं। पेनीवाइज चिल्लाता है कि आई एम अ गॉड और इसी वजह से पेनीवाइज मार्च को नहीं मार पाया। लेकिन जैसे ही शॉ के लोग हेलेरॉन को उसकी जगह से हिलाते हैं तो वो विजन टूट जाता है, जिस वजह से पेनीवाइज संभल जाता है और समझ जाता है और फिर से होश में आ जाता है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि फ्रांसिस शॉ ऑलरेडी पेनीवाइज के काफी करीब खड़े हैं जो उसे कहते हैं कि उसे यहाँ से वो बाहर निकलने देंगे, जिसके लिए पेनीवाइज भी खुशी खुशी वहाँ से निकल ही रहा होता है कि वो पहचान जाता है कि वो फ्रांसिस शॉ को पहले से जानता है और इतना कहकर उसका सर वो खा जाता है। जिसके बाद हम फाइनल बैटल में देखते हैं मेजर हेनलॉन पेनीवाइज को स्लो करने के लिए उस पर शूट करते हैं, वो भी उसके सर पर, जिससे वो थोड़ा धीमा तो होता है पर टेम्पररी। जिसके बाद वो खुद को ठीक कर मेजर हेनलॉन को भी डेड लाइट्स दिखाता है जिस वजह से वो भी रुक जाते हैं। लेकिन तभी ही हेलेरॉन देख पाता है दो गोस्ट, जिसमें से एक सेस्की का है तो दूसरा रिच का। दोनों ही अपीयर होते हैं ताकि वो लोग उन लोगों की मदद कर पाए और रिच पेनीवाइज को मिडिल फिंगर दिखाता हुआ सीधा फाइनल पुश की तरफ बढ़ता है क्योंकि चारों बच्चे जो अपनी पूरी ताकत से डैगर को बरीड करने की कोशिश कर रहे हैं वही वो ताकत भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही रिक पहुंच अपना फाइनल पुश देता है तो डैगर जमीन में घुस जाता है जिससे 13 पिलर्स फिर से रिएक्टिवेट हो जाते हैं। लाइट का ब्लास्ट पेनीवाइज को दूर फेंक देता है। उसके 3 फॉर्म्स पिकल डैड, गोल्ड मॉम, बैट बेबी फ्लैश होते हैं। लास्ट लाइन में पेनीवाइज उन सभी से कहता है कि क्राउड लाइवली था, जिसके बाद पेनीवाइज एक रोशनी के गोले में बदलकर यानी कि अपने असली फॉर्म में बदलकर वहां से चला जाता है। और एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि रिची का फाइनल फिनरल किया जा रहा है। सभी लोग गुड बाय कहते हैं और एज डिसाइडेड विल और साथ ही रॉनी की फैमिली डैडी को छोड़कर जाने की शुरुआत में है। लेकिन रोज विल के मॉम डैड को रुकने की सलाह देती है क्योंकि वो चीज वापस आ सकती है जिसे कंट्रोल करने के लिए उन लोगों को यहाँ रुकना होगा। और हम देख भी पाते हैं कि विल की फैमिली यहाँ रुकने का डिसाइड करती है और रॉनी ने जाने से पहले विल से कन्फेस किया है कि वो उसे चाहती है, जिस कारण विल भी डिसाइड करता है कि वो हर रोज रॉनी को लेटर लिखता रहेगा जिससे रॉनी उसे ना भूले। साथ ही हम डिक को भी देख पाते हैं जो हेलेरॉन को गुड बाय कहकर लंदन में एक होटल के लिए निकलता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि लिली और मार्ज, जहां मार्ज ने पेनीवाइज से डिस्कस की हुई सारी बातें लिली को बताई है, जिसके जवाब में लिली उसे कहती है कि उन्हें शांत रहना होगा। लेकिन मार्ज इस बात से कंफ्यूज है कि अगर फ्यूचर में इट को रिची ने खत्म किया था तो वो उसका अंत नहीं था बल्कि उसका रीबर्थ था, क्योंकि वो वहाँ से जिंदा होकर सीधा पास्ट में लौटा है और इन्हें खत्म करने की कोशिश की जिसमें वो नाकामयाब रहा और शायद इस नाकामी की वजह से अब वो और पीछे जाएगा, जो शायद सच भी है। और यहीं पर एंड होता है। एक टाइटल कार्ड आता है जिस पर लिखा है इट वेलकम टू डेयरी चैप्टर 1 और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम मिसेस कर्स, बेवर्ली मास और एक चिलिंग रेडकॉन, नो वन हु डाइज हियर एवर रियली डाइज। ये एंड नहीं था, सिर्फ एक चैप्टर का क्लोजर था, क्योंकि डेयरी में जो चीज सो जाती है वो कभी हमेशा के लिए नहीं सोती। वेल तो इस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन में बाकी और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।